हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं फिर से आ गया। अपन का आज नया लेक्चर है। बच्चों कैसे, पढ़ाई कैसे चल रहा है? एकदम निराश ना हो, बहुत ही धैर्य से रखें अपने दिमाग को। जिंदगी में कभी कभी आगे पीछे सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपके धैर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी जिंदगी में ऐसा लगे कि धैर्य खोना है, तो भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में सोचिए। उन्होंने आपको पैदा किया है कुछ एक मकसद के लिए, और उस मकसद को पूरा करना आपका जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी के लिए आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आज आप लोग नए लेक्चर के साथ मेरे साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पढ़ेंगे। एकदम से नया टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ऑस्मोटिक प्रेशर्स कंप्लीट कर ली थी। आज एक धमाकेदार नया टॉपिक आएगा, वो कि तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बीपी लिखता हूं मैं, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो होता क्या है, इसको मैं कुछ बताने से पहले मैं कभी कभी थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं। एक सिंपल सा चीज मैं पूछना चाहता हूं बच्चों, कि जब आप वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, हम लोग ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। और जो सॉलिड है उसका वॉलेटाइलिटी क्या है? कुछ नहीं है, वो एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो आप जब सीपी पढ़ रहे हो ना, दैट इज बेस्ड ऑन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स इन अ लिक्विड। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं आपको एक सोल्यूशन बना के काम करना शुरू करूं, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएंगे इस पॉइंट पे। तो चलिए बनाते हैं एक सोल्यूशन। यार आ गया मेरा सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरे बीकर मैंने ले लिया बच्चों, और इस बीकर में अभी आपको अच्छा एक काम करता हूं, ये इन सबको मैं डिलीट ही कर देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आप जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ले रहे थे, उस समय आपने एक चीज की और मेंटेन की होगी, कि जब आप यहां पर लिक्विड लेते थे, व्हेन यू आर टेकिंग अ लिक्विड, जब ए मॉलिक्यूल्स का हो, तो ये लिक्विड आपका कैपिटल ए जो है वो मैं लिक्विड बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। और जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है उसको मैं अलग कलर से मार्क कर रहा था, कंप्लीटली मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर अलग कलर से, जो कि कैपिटल बी वाली कलर है। अच्छा, आपको इतना तो कम से कम पता है कि बी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके वेपर प्रेशर्स 0 होते हैं, ठीक है। इतना आपकी क्लैरिटी पूरी आ चुकी है बच्चों, आई होप पूरी आ चुकी है। अगर सेशन पूरा क्लियर नहीं किया हो तो पुराने वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, वहां पर पूरी क्लैरिटी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी मान लेते हैं कि ऊपर तो बी वाले मॉलिक्यूल जाएंगे नहीं, तो अपन लोग अभी क्या करेंगे, अपन लोग कुछ ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों, बिना मतलब का कुछ नहीं हो पाता। तो अपन लोग कुछ ज्यादा करेंगे नहीं, अपन लोग मान लेंगे कि ए के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पर कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए। चलो लिक्विड से वेपर बन गया, अब मेरा कोई प्रश्न कुछ अलग ही है, क्या इजीली वेपर जाएंगे? इजीली नहीं जाएंगे। जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स पहले थे अभी उससे कम हो चुके हैं। यहां पर मैं एक लिक्विड ले रहा हूं, उसमें एक मैंने सॉल्यूशन बना दी, और सॉल्यूशन को आपको पता है बच्चों कि सॉल्यूशन में यू हैव गॉट अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, और क्योंकि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है बच्चों आपके पास, तो आप ये याद रखो कि अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इसके कारण आपके वेपर प्रेशर्स कंप्लीटली 0 होंगे ऑफ प्योर सॉल्यूट। इतना शायद आपको क्लियरिटी दिमाग में, अगर बच्चे भूल भी गए हैं, मैं रिवाइज करके दे रहा हूं। देखो कुछ चीजें हम लोग रिवीजन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाते हो, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी आ चुकी है कि ए के मॉलिक्यूल से ऊपर जा रहे हैं, वही वेपर बनाएंगे बच्चों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपकी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, उनके वेपर प्रेशर 0 है, क्योंकि वो एक प्योर सॉल्यूट है। और प्योर सॉल्यूट जो है वो कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूट है बच्चों? वो एक सॉलिड वाला सोल्यूट है। इस रीजन के चलते आपके वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस, जो आपकी पी ए है, वो पी नॉट ए से हमेशा कम होती थी। आई थिंक यू आर रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स, कि पी ए जो वैल्यू है वो पी नॉट ए के वैल्यू से बहुत ही ज्यादा कम होते थे। अच्छा, बहुत ज्यादा कम हो तो हो गया, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन क्या था? अपोजिट टू ईच अदर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसको थोड़ा हीट देने से ही वो वेपर करने के लिए इजीली कोशिश करेंगे।
हालांकि जिसके वेपर प्रेशर कम हो, सोल्यूशन के हो या प्योर लिक्विड के कम हो, तो उसमें आपको ज्यादा हीट देना पड़ता है ताकि वो वेपराइज हो जाए। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ना बच्चों, वो कुछ अलग है। मैं कुछ अलग बताता हूँ, ये वाला डायग्राम नोट कर लीजिए बच्चों। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है उसके हिसाब से, ठीक है, बीपी का जो डेफिनेशन है इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये भी मैं ज्यादा इतना फोकस नहीं करता। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं तो वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंप्लीटली इक्वल हो जाए तब हम लोग उसको बोलेंगे कि सिस्टम बॉयल होने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छा, मान लेते हैं कि अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही चल रहे हैं हम लोग। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही चल रहे हैं तो वेनेवर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm, अगर मान ले कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या उसके वैल्यू रिजेंबल करते हैं, इसका मतलब अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा बच्चों। तो ये 1 atm जब होंगे उस समय जो वेपर प्रेशर आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली 1 atm होगा। उस समय द सोल्यूशन विल स्टार्ट टू बॉयल, द सोल्यूशन और द लिक्विड, प्योर लिक्विड भी हो सकता है बच्चों, पहले नॉर्मल डिफाइन कर रहा हूं, द सोल्यूशन और द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। तो ये स्टार्ट करता है बॉयल होने के लिए, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू बॉयल। ना अगर वो स्टार्ट होता है बॉयल होने के लिए तब आपको एक दो चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको और दो तीन चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे बॉयल होंगे। अब इसको ग्राफिकली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो चीज मैं बता रहा हूं ग्राफ, वो हालांकि आपके बुक्स में तो है लेकिन उसमें बुक्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको उसको एकदम रियल लाइफ टाइप को एग्जांपल लेके करवाता हूं। चलो अभी मैं काम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक ग्राफिकल सिस्टम है, मैंने एक ग्राफ ले ली, ठीक है, ये मेरी एक ग्राफ है बच्चों, और ये ग्राफ जो मैं प्लॉट करने वाला हूं बच्चों, इट इज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, या वेपर प्रेशर सोल्यूशन नहीं लिखता हूं, सिर्फ वेपर प्रेशर लिखता हूं। इस तरफ आपके पास वेपर प्रेशर है, इस तरफ टेम्परेचर वाली ग्राफ है, और बच्चों ये कोई दूसरी ग्राफ नहीं है, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन वाली ही ग्राफ है, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अगर आप ध्यान से देखें तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर मैंने यहां पर बढ़ाया था, आपको थोड़ा याद आया है अगर, तो ये था आपका सॉल्वेंट का ग्राफ, याद है, ऐसे लॉगरिथमिक कर्व होती थी, log of P2 by P1 equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, शायद फॉर्मूला आपको रिवाइज हो गई होगी। तो ये हो गई आपकी सॉल्वेंट वाली ग्राफ। अब मेरे को एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ज्यादा है या सॉल्वेंट का? ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज्यादा, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इस चीज को, RLVP में पूरी डिटेल्स हम लोगों ने चीर फाड़ करके हम लोगों ने पढ़ी है इस चीज को, और मैं वही पढ़ रहा हूं, आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा आज, उसी के ऊपर थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा फॉर्मूलाज को, थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी ऐड करेंगे आज। अब अगर ध्यान से सुनो तो प्रैक्टिकली होता क्या है, तो अगर मैं सोल्यूशन का, अगर मैं वेपर प्रेशर का ग्राफ लूं तो डेफिनेटली उससे कमी होने वाला है, डेफिनेटली उससे कमी होने वाला है, इट्स गारंटीड पॉइंट। हालांकि इस एक्सिस में मैं आपको एक पॉइंट लूंगा ये, जिसकी वैल्यू 1 atm है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये एपी वाला पॉइंट है। एपी का मतलब क्या होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब इसी एपी से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करूंगा, इसी एपी से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करूंगा, यहां से मतलब एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। तो ये अगर ध्यान से देखें तो इस कर्व को, दो कर्व है आपके पास, एक सॉल्वेंट वाली कर्व, एक सोल्यूशन वाली कर्व। जो सॉल्वेंट वाली कर्व है वो सोल्यूशन वाले कर्व से बड़े हाइट में है, मतलब इसके स्लोप ज्यादा है क्योंकि उसके वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट होती है, उसमें प्योर लिक्विड है। आप सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हो तो पहले अगर प्योर लिक्विड ले लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा ही मिलेगा, उसका स्लोप ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन में भी आपका एक चीज जो सोल्यूट है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, उस समय आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अगर सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन में अगर आपके पास एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो डेफिनेटली उसके कर्विकल या उसके कर्व या स्लोप ही कुछ भी बताओ बच्चों, उसके कम ही होने वाला है। इस चीज को कंसेप्चुअली अगर आप प्लान अप करें तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि ये जो दो पॉइंट है, यहां से मैं अभी
इन दोनों को एक एक्सिस पे खींच देता हूं, ठीक है। इस पॉइंट से भी खींच दिया बच्चों, और मैं अभी एक काम करूंगा बच्चों, इसको भी इस पॉइंट से खींचूंगा, ठीक हो गया। अच्छा अब जैसे ध्यान से देखिए, तो इस कर्व को थोड़ा एज्यूम करते हैं, कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजों को मुझे ठीक से आपको दिखाना भी पड़ेगा, तभी आप जाके आपकी क्लैरिटी पूरी पक्की वाली क्लैरिटी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे टेम्परेचर केल्विन वाली एसकेस में कंप्लीटली मेंटेन्ड है बच्चों। तो अभी अगर आप तो इसे ध्यान से देखें, तो मैंने बार बार बताया है, जब भी वेपर प्रेशर, कंडीशन क्या था बच्चों, पुराने स्लाइड में मैं देखता हूं कि जब भी वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, जब भी वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाती है या एक्सटर्नल प्रेशर होती है, तभी बॉयल होते हैं। अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर है उसको सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। एनबीपी और डीपी याद है, वेपर प्रेशर के टॉपिक में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई थी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप चीजों को ध्यान से देखो अभी, तो ये पॉइंट कुछ कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ कट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं। तो इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट मैं स्मॉल ए से मार्क कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैं स्मॉल बी से मार्क कर लेता हूं, और यहां से यहां तक मैं पॉइंट सी मान लेता हूं, ठीक है, मैं सी मान लेता हूं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू सी? ए टू सी का मतलब क्या है? ए सी का मतलब क्या है? दिस इज द लेंथ which denotes lowering in vapor pressures, lowering in vapor pressure। मतलब अगर ध्यान से देखिए, सो ए में आपका वेपर प्रेशर का कंडीशन यहां था, लेकिन जब सोल्यूशन का पॉइंट इस लाइन को कट किया तो ये हो गई आपकी वेपर प्रेशर कम। देखो ये हाइट आपकी वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट के पोजीशन ज्यादा के ऊपर है और सोल्यूशन के कम के ऊपर। तो यहां से यहां तक जो पॉइंट आ गए, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एसी। इस लेंथ को हम लोग क्या बताते हैं? दिस लेंथ डिनोट्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द लेंथ डिनोट्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है आपकी पक्की बात। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप मोबाइल को आप जब इशू कर रहे हैं तो आपको पता है यहां पर एक कर्व है, लेकिन आप मोबाइल को थोड़ा दूर से रखें, आपको एक अजीब सा चीज दिखाई देगा। यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व या वी कैन एज्यूम टू ऑब्जर्व अ ट्राइंगल बिटवीन ए, बी एंड सी। ध्यान से देखिए चीजों को। वी कैन एज्यूम अ ट्राइंगल ए, बी एंड सी, और जितने कर्व्स आते जाएंगे वो सारे के सारे ट्राइंगल्स बनाते जाएंगे बच्चों, और सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर लेंथ रेशियो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ए टू सी हम लोगों ने क्या बताया कि ये है आपकी वो लेंथ जो क्या डिनोट करता है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया। एंड जो ए टू बी है, दिस शोज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस शोज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे यहां पर होती है टीबी नॉट, ये मान लेता हूं मैं टीबी। और ये टीबी नॉट क्या है बच्चों? ये टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी मान सकते हो आप। ऊपर जीरो मतलब नॉट का मतलब है ये प्योर के लिए। अब जो टीबी है बच्चों, ये टीबी के किसके लिए है बच्चों? ये सोल्यूशन के लिए। तो सोल्यूशन के लिए जो ब्लू लाइन से आके यहां पर हिट हो रहे हैं इस एक्सिस पे, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मानेंगे बच्चों, और ये वाले हम लोग मानेंगे टीबी नॉट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर आप फिर से चीजों को थोड़ा ध्यान से देखें तो ए से बी तक जितना लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा ए बी, ये ए बी का लेंथ एसी के लेंथ के साथ एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है। जो ए बी का लेंथ होता है बच्चों वो एसी के साथ एकदम प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहां था आपके पास प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मार्क कर लेता हूं मैं येलो वाला से। तो यहां था आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यहां थी आपकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोल्यूशन।
ठीक है, यहां था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यहां था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशंस। तो यहां से यहां तक डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो रहे हैं, यहां से यहां तक डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो रहे हैं। अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो रहे हैं तो उतना ही आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गई आपकी पूरी मैथमेटिकल एलाबोरेशन कि जितना डिक्रीज होगा, मतलब ए से सी तक क्या बता रहे हैं आपको, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और ए से बी तक या ये वाली लेंथ किसको डिनोट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो टेक्निकली डिक्रीज इन वेपर प्रेशर गिव्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर गिव्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा, तो ये भी समझ में आया हम लोग को। तो अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है और इधर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या समझते हैं हम, इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ए से सी तक आपकी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, ए से बी तक आपकी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोगों के पास एक चीज कंफर्मेशन आता है बच्चों, वो चीज क्या है मैं बताने वाला। आई होप मेरे साथ सारे बच्चों ने अभी पूरा का पूरा नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर कंफ्यूज हो गए हो, कि ए से सी तक ये है डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, ए से बी तक आपकी है इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना वेपर प्रेशर कम होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा या इंक्रीज होगा। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझे, हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग को क्या समझना है कि मैं डेल्टा पी ले देता हूं, दिस इज द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दिस इज द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड जो डेल्टा टी है या टी भी ले लेता हूं, दिस इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को मैंने ए सी से मार्क किया था, इस पॉइंट को मैंने ए बी से मार्क किया था, ठीक है। तो ए सी और ए बी मैंने दोनों से ही मार्क कर ली बच्चों। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट से मैंने ए बी को मार्क कर ली, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर से आपको मैंने ए सी से मार्क कर ली। तो प्रैक्टिकली ये दोनों बातें सही है। तो टेक्निकल पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो इस डेल्टा टीबी या पी के साथ, डेल्टा टीबी या पी के साथ आप कैसे विस्तार करोगे, कैसे समझ में आएंगे आपके पास। नाउ ये जो डेल्टा पी है, दिस इज कनेक्टेड टू आरएलवीपी वाला टॉपिक, करेक्ट, इट इज कनेक्टेड टू आरएलवीपी। मतलब जितना डिक्रीज होता है वही से तो हम लोगों को क्या मिलता था, क्या मिलता था बच्चों, याद करो बच्चों, आरएलवीपी मिलता था, सही है। अगर आरएलवीपी मिलता था, अगर आरएलवीपी मिलता था तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि डेल्टा पी इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, मोलालिटी। या इन अदर वर्ड्स आप पहले स्टार्ट से यही बोल सकते हो, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ना लिखे तो हम लोगों के पास मोल फ्रैक्शन, कंसेंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के साथ मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन का एक रिलेशन था। तो डेल्टा पी नाउ is directly proportional to the molality of the solution, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने ये लिख दी तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है कि डेल्टा पी इज कनेक्टेड टू डेल्टा टी बी। ये भी सही है, क्योंकि जितना लोअरिंग हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, ध्यान से सुनिए हाँ बच्चों, जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये मैथमेटिकली तो छोड़ो, ये आपकी सत्य बात भी है। क्यों, वेपर प्रेशर जितना कम होगा मतलब उतना ही सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है मतलब लिक्विड या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर कम है। अगर सरफेस के ऊपर कम है तो बॉईल करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिविंग यू इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये पक्का हो गया ना। क्योंकि डेल्टा पी इज डिपेंडेंट अपॉन मोलालिटी, सो उसी तरह फाइनली हमको क्या मिलेगा, फाइनली डेल्टा टीबी विल बी ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सारे बच्चे क्लियर हैं यहाँ, आई होप सारे बच्चे क्लियर होंगे। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये पक्की बात हो गई सारे बच्चों। जितना वेपर प्रेशर कम हो रहा था उतना बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे थे, मतलब दोनों ही प्रोपोर्शनल है, जितना कम होगा उतना बढ़ेगा, क्लियर। और डेल्टा पी जो है, जो डेल्टा पी जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आरएलवीपी के ऊपर। अब वो मोल फ्रैक्शन या सोल्यूशन के आपके मोलालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों। और प्रैक्टिकली डेल्टा पी से आपको
क्या मिल जाएंगे आपको? अभी डेल्टा पी से डेल्टा टीबी कनेक्टेड है, डेल्टा टीबी इज फाइनली प्रोपोर्शनल या कनेक्टेड टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, लिख लो बच्चा, नोट कर लीजिए आराम से, एकदम बिना टेंशन का, बिंदास आप यहां पर नोट करें। ठीक, पूरी क्लियर है? अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं ना। ये जो डेल्टा टीबी है ना, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी का मतलब क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब उसकी फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बच्चों? डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? कुछ ज्यादा नहीं बच्चों, इट इज नथिंग बट टीबी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टीबी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यही है सत्य बात, टीबी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट विच इज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, यही है सत्य बात, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट, ये पक्का हम लोग के पास आ चुका है। तो अभी हम लोगों को क्या पता चला कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। आप प्रोपोर्शनलिटी को उठाओ, तुरंत आपको एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? केबी। बच्चों क्या बोलेंगे? केबी, जिसका नाम क्या है? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, नहीं तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वी नीड टू हैव सम सपोर्टिव मेजर्स। क्या? कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट डेल्टा टीबी बच्चों, और ये जो डेल्टा टीबी आया है दैट इज टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। मोलारिटी को प्रोपोर्शनली उठाया, आपको क्या मिला है? केबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। सारे बच्चे क्लियर हैं? ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मैंने ले ली है, यहां पर मेरे को फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केबी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केबी? केबी की डेफिनेशन क्या है? तो केबी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर सबको सुनाई दे रहा है ना, माइक वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं चलो सही, अगर सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छा से। आपके पास केबी इंटू एम ये फॉर्मूला मिल चुका है आपको यहां पर। तो यहां से इफ मोलालिटी इज इक्वल टू 1 देन जो डेल्टा टीबी होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है बच्चों? केबी। मतलब अभी केबी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज या elevation in boiling point, increase or elevation in boiling point if 1 molar solution is present. If 1 molar solution is present. ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी पक्की डेफिनेशंस ऑफ योर केबी। क्लियर? समझ में आया बच्चों? So this is nothing but Kb is nothing but is defined as the increase or elevation in boiling point if 1 molar of solution is present. मैंने क्या किया था बच्चों? m की वैल्यू 1 ले ली, मतलब 1 मोलार ले लिया। मतलब 1 मोल अगर सोल्यूट लो नॉन वोलेटाइल और उसको 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डाल दो, तब जब मोलारिटी बनेंगे तो आपकी 1 मोलारिटी बनती है। उसी चीज को अगर आप फॉर्मूला में डालो तो आपकी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाती है। तो केबी को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो लिख लो बच्चों आराम से, लिख लिया? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी ये बता देते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी ये भी देख लेते हैं। सो वी नो कि बेसिक फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ठीक है बच्चा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, और जो केबी होगी यूनिट ऑफ केबी, यहां पर मैं हेडिंग लिख ले रहा हूं, यूनिट ऑफ केबी। इसको कैसे गवर्न करेंगे? ठीक है, इसको कैसे गवर्न करेंगे? सो एक मिनट, ये यूनिट ऑफ केबी को हम लोग कैसे गवर्न करेंगे? अभी केबी का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। सो डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होता है? केल्विन। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये हो गई बेटा आपकी केबी की यूनिट।
बहुत सही लग रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है ना, इतना टफ नहीं है टॉपिक, बहुत हाइप करते हैं टॉपिक्स को, ठीक है, केमिस्ट्री को बहुत हाइप करके रखे हैं बच्चों, इतना टफ सा टॉपिक नहीं आता, ठीक है। आपको बेसिक्स बहुत ज्यादा बहुत डीप एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको उतना ही केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आते जाएगा। चलिए केबी इक्वल्स टू केल्विन किलोग्राम पर मोल हम लोगों ने लिख लिया बच्चों। अभी हम केबी की कुछ और भी वैल्यूज है मैं बताता हूं, ऐसे आप लिख सकते हो केबी इज इक्वल्स टू आर। ये एक नई फॉर्मूला है, ये बुक्स वगैरह में बहुत सारे कम है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, हमारे यहां पर जो हो ही जाती है। तो एम ए टी बी नॉट होल स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक। सो केबी की एक फॉर्मूला है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, दैट इज इक्वल्स टू आर। आर के बाद आई थिंक यू नो व्हाट इज आर। आर की वैल्यू होती है यूजीसी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको आप क्या मान के चलते हो बच्चों, 1/12। ये मैं बता देता हूं, अगर आप मैथमेटिकली काम करने शुरू करो तो बच्चों, मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में भी एक ही वैल्यू बताया था, सोल्यूशन कांस्टेंट के एस को, उसको आप न्यूमेरिकली आर मान सकते हो, 1/12 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल लिख सकते हो। नहीं तो एक और वैल्यू है बेटा 25/3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये 25/3 के जगह पर 8.314 भी लिखा जा सकता है, नहीं तो 1/12 के जगह पर आप 0.082 भी लिख सकते हो, ठीक। नाउ व्हाट इज टीबी नॉट? टीबी नॉट मतलब इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशंस? It is nothing but enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization, ठीक है बच्चा, it is nothing but enthalpy of vaporization। अब और क्या है, कैपिटल एम ए, ये कुछ अलग नहीं है बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की जो भी मोलर मास होंगे वही आप एम ए मान सकते हैं। हालांकि बेसिक केसेस में आपको सॉल्वेंट या तो वाटर दिया जाता है, नहीं तो कभी कभार बेंजीन भी दिया जाता है, या एसिडिक एसिड, तीनों में से ही होते हैं जितने हो सके, ठीक है, मैंने पहले ही डिस्कस किया। तो चलो केबी इक्वल्स टू आर एम ए टीबी नॉट स्क्वायर बाय 1000 इनटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बच्चों, तो यही होती है बेसिक सी फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला को कुछ ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कैसे? तो केबी के जगह पर आपको मैं अभी फॉर्मूला लिखा था आर इंटू टीबी नॉट होल स्क्वायर भी कर सकते हो, 1000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एल वेपोराइजेशन। सर ये एल क्या हो गया? एल वेपोराइजेशन का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is nothing but, latent heat of vaporization is nothing but it is a relation between delta H and molar mass। मतलब जैसे आपने देखा होगा यहां पर मैंने कुछ एक चीज चेंज की है, क्या चीज चेंज की है? पानी पी लो, गर्मी बहुत हो गई है बच्चों। चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो होता है ना बेटा, वो आपकी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए। ए का मैंने क्या लिया था बच्चों पहले दिन से, मैं ए को क्या मान के चल रहा हूं? सॉल्वेंट मान के चल रहा हूं, ठीक है, सॉल्वेंट मान के चल रहा हूं। व्हाट इज लेटेंट हीट? बच्चों अगर आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, तो आपको ये चीज पता होगा कि जैसे आप मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ को गलने के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, करेक्ट? बर्फ, पानी को बर्फ होने के लिए भी 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हालांकि एक पॉइंट, जब आप जैसे एक बर्फ है -10 डिग्री सेल्सियस में, अभी उसको आप आग लगा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता से आग लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो आग निकल रही है वहां से, वो -10 से -5 -3 -2 0 तक पहुंच गई। अब 0 में वो थोड़ी देर रुक जाता है, क्योंकि 0 से अगर उसको पहले 0 डिग्री आइस से उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्ट करना है। उस कन्वर्जन में जितना भी हीट चाहिए होता है, उस हिडन हीट को या छुपी हुई हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसलिए लेटेंट का दूसरा नाम हिडन भी होता है, क्योंकि वो छुपी हुई होती है, ठीक ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कुछ पॉइंट्स के लिए आपके एग्जैक्टली सेम हो जाती है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आप वाटर के लिए निकालो, उसकी एक फिक्स वैल्यू है बच्चों, 540 कैलोरीज पर ग्राम, 540 कैलोरीज पर ग्राम। तो ये एक
फिक्स वैल्यू हो गई, तो ये हमेशा बदल नहीं सकता, ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक रिलेशन। अब ये दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब एक काम करते हैं हम लोग, इससे आप लोग निकालेंगे केबी फॉर वाट और हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलो यूज करते हैं इस पॉइंट को। तो मान लीजिए मैं केबी को, कैलकुलेशन ऑफ केबी फॉर वाटर, दिस इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ केबी फॉर वाटर, पानी के लिए मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं। तो केबी की फॉर्मूला क्या लगा दी मैंने, आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल वेपोराइजेशन लेटेंट हीट। चलिए आर की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज याद रखना, क्योंकि यहां पर कैलोरीज पर ग्राम है, तो आर की जो वैल्यू यहां पर लगाएंगे हम लोग 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल लगाएंगे। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको बदलना होगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 8.314 जूल या 25/3 कर रहे हो तो उसको आपको कैलोरी में बदलना पड़ेगा, नहीं तो इसको बदल दो। 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल है, कुछ भी इंटरचेंज करो बच्चों, आपको मेन पॉइंट है, आपको आंसर निकलना है, ठीक ना। ना आर की वैल्यू मैंने 2 लगा दी, यहां पर मैं 100 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं। अब 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं ले सकते हैं टेम्परेचर, अब हम लोग क्या करेंगे 373 होल स्क्वायर करेंगे। सर 373 क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को आपको हमेशा कहां पर लेना है, केल्विन स्केल पे, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू अभी 540 लिखा। तो अच्छा एक काम करते हैं अच्छा एक काम करते हैं, सब्जेक्ट में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, जिंदाबाद जिंदगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 इंटू 373 इंटू 373, ये आपकी मिल गई, डिवाइडेड बाय 540 डिवाइडेड बाय 1000, आपकी वैल्यू आ जाती है 0.51, मतलब लगभग 515, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.52 केल्विन किलोग्राम्स पर मोल। और बच्चों ये कुछ और नहीं, आप अपने चेक करो टेक्स्ट बुक, मैं कुछ अलग वैल्यूज नहीं डाल रहा हूं, मैं यहाँ पर अपना ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाल दी सर आपने, बच्चा मैं कुछ भी चीज निकाल सकता हूं जो पॉसिबल हो सकती है, आपको भी वही चीज निकालना है। आप मुझसे आगे बढ़ो बच्चों, आपका टारगेट होना चाहिए कि डॉन सर के सारे कंसेप्ट लेकर डॉन सर से भी ज्यादा से ज्यादा स्पीड से आप क्वेश्चंस कर पाए, यही है मेरा मेन टारगेट बच्चों। आपको बीट करना है मेरे थिंकिंग स्किल्स के साथ। अगर आप मेरे समान आ गए थिंकिंग स्किल, बीइंग अ टीचर, मेरे साथ अगर आप समान पे आ गए तो अवश्य आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि ना तो मैं खाली ये बोलता हूं कि मेरे पास खाली एक्सपीरियंस ही नहीं है बच्चा, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते 14-15 साल हो गए, बच्चों को देखते देखते मुझे एक आदत से हो गई, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लगभग 10,000 अभी क्रॉस हो चुके हैं। तो अभी मैं फ्री में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरे भारत को पढ़ाना है, वो भी फ्री में, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। लेकिन मेरे को चाहिए कि आप सिलेक्शन के लिए जितना भी बेसिक्स से बेसिक्स कॉन्सेप्ट आओ आप क्लियर करो। आप जाकर टेक्स्ट बुक में देखो, इसकी एक टेबल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे नीचे आप टॉपिक जब खत्म करोगे आपको एक टेबल मिलेगा, उस टेबल में आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है। आप पानी के वैल्यूज ध्यान से देखो, वहां पर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। चलो तो ये पहला प्रश्न है बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, चलो मैं लिख लेता हूं, मास ऑफ ग्लूकोज कितनी हो गई बच्चा, 18 ग्राम्स। अच्छा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मैंने आपको पहले से ही बताया था बच्चों कि इस कुछ चीजों के मोलर मास आपको याद रखना है, 180 ग्राम पर मोल हो जाती है बच्चा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मैं निकाल के ही रख देता हूं, तो 18 बटा 180 आपकी वैल्यू 0.1 मोल आ गई। चलो ये निकाल लिया मैंने, इतने से मैंने इतना ही निकाल लिया। अच्छा, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज ही दिया गया है, 1 kg, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सारे एनसीईआरटी के ही करना है। लास्ट में जब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हाई लेवल वाले करेंगे, उसका मैं सोच रहा हूँ कि ओपन लाइव डिस्कशंस भी लेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, चलो ये क्या हो गई। अच्छा मच्छर जी आ गए, चलो मच्छर जी जिंदाबाद, उनको भी कभी कभार हाई बोला कीजिए, आप भी हाई बोला कीजिए, ठीक है। तो चलिए एट व्हाट टेम्परेचर, अच्छा हम कहां पे थे, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार। अच्छा प्रेशर इज 1.013 बार, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट 180, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही आपको बॉयल करना है। तो एक बात बताओ बच्चों, पानी की नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, प्योर पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस बेटा,
और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 373 केल्विन, 373 केल्विन लिख सकते हैं। अभी आपको केबी ऑफ वाटर में, ये तो अभी अभी हम लोगों ने निकाली नहीं, अभी अभी हम लोगों ने डॉन सर के साथ बैठते बैठते ही निकाली, करेक्ट। तो आपके सारे पास डेटाज है, आपको चाहिए अभी आपको क्या चाहिए, हाँ आपको चाहिए एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, मतलब इस नॉर्मल प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट तो आपके पास है, लेकिन इसको डालने के बाद आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के लिए आप कैसे करेंगे सॉल्व, चलो देखते हैं बच्चों। तो हम लोग को क्या करना है देखते हैं। सो आपकी फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, मल्टीप्लाई करना है। सो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या थी, टीबी सोल्यूशन जो कि आपको निकालना है माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी की वैल्यू मैं 0.52 डाल देता हूं। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, इसकी क्या होना चाहिए यूनिट केजी, अगर ग्राम्स पे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो यहां पर टीबी सोल्यूशन चाहिए, हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस 373 0.52, नीचे 1 ऊपर 0.1। चलो अभी टीबी सोल्यूशन कितना निकल जाएगा बच्चों, इट इज नथिंग बट 373 प्लस 0.052 मतलब 373.052 केल्विन, यही है आपकी आंसर्स। और फिर से QED बाय डॉट, ठीक। तो QED क्वाइट इजीली डन, फिर से हो गया है बच्चों, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, फिर से एक सॉल्वेंट दिया है बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट, चलो 353 मान लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 केल्विन। चलो लिख लिया बच्चों इसको। When 1.8 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अच्छा नाम नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोलर मास, यही है। चलो नीचे देखो क्या पूछा, हाँ कैलकुलेट दी मोलर मास। देखो वही ब्रह्मास्त्र टेक्निक, वही डॉनसन की टेक्निक, आप बिना क्वेश्चन पढ़े, आधा क्वेश्चन पढ़े ही आप आंसर निकाल सकते हो। ये ट्रिक है बेटा। When 1.8 grams of a non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene, मतलब mass of non-volatile solute, इतना नहीं लिखता यार, mass of solute क्या लिख दी बेटा मैंने, mass of solute क्या लिख दी मैंने 1.8 ग्राम। चलो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको चाहिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही चुका है, आपके पास पता भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देता हूं। The boiling when 1.8 grams of a non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene, मतलब बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है तो ये 90 ग्राम है बच्चों। चलो ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.6, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन गया 354.11 केल्विन, ठीक। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हाँ केबी भी दी थी, केबी की वैल्यू कितनी है बेटा 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, निकाल लेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन सारे हमारे पास ही है, ठीक। तो अभी कैसे करने हैं बच्चों। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम, ये लिख ली। तो डेल्टा टीबी है 354.24 शायद ना, हाँ शायद 24 ही है, 354.11 सॉरी 354.11, ठीक है। 354.11 माइनस 353.23 इक्वल्स टू केबी के वैल्यू 2.53 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये तो ग्राम में दिया है, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर। चल क्लियर, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस तो होंगे नहीं, 0.77 और 0.8, इसका मतलब 0.88 हो गई। 2.53 बच्चों इंटू नीचे में 90 रखता हूं ओवर 1000 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक। अभी अगर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो 0.88 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2.53 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको पेपर में क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ही चाहिए ना, तो निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या होगी बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ, अच्छा मास ऑफ द सोल्यूट पेपर में क्या दिया था 1.8 ग्राम्स का इंटू 2.53 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90, और कुछ है क्या नहीं। चलो निकाल लेते हैं।
ब्रह्मास्त्र तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब बिना ब्रह्मास्त्र के क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन क्या है बच्चों, कुछ अजीब सा नहीं है। 1.8 इंटू 2.53 इंटू 1000 4554 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90 79.2 79.2 तो 4554 डिवाइडेड बाय 79.2 57.5। ओके, ये लगभग 57.5 मैं मान लेता हूं। दिस इज द ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट भूल मत जाना बच्चों। हाँ, ये हो गई आपकी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पूरा क्लियर है? कैसे सॉल्व किया, पूरा क्लियर है बच्चों? ठीक, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक, फिर से इसको ये रखते हैं, ब्रह्मास्त्र चाहिए होगा, मे भी नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात है। अच्छा चलो, ये इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज 99.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब अभी बोला गया है कि इतने प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट इतना है। चलो कोई बात नहीं। सो प्रेशर ऑफ वाटर, अभी प्योर वाटर के ऊपर कितना चल रहा है, 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी। देखो बच्चा, लिखने का हैबिट करो। हालांकि इसका यूज तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी लिखने का हैबिट करो तो क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर TB0 फॉर वाटर, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सुक्रोज आपको चाहिए तुरंत। इसकी मोलर मास क्या थी, सुक्रोज की मोलर मास मैंने बताया था बच्चों 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना सुक्रोज डाले हम लोग ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट टू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, मास ऑफ द वाटर जो सॉल्वेंट है उसका भी मास दिया गया है 500 ग्राम्स। ऐसे लिखा कीजिए, एक मार्क तो बोर्ड में भी ऐसे मिल जाएगा। सच दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो, डेल्टा टीबी नहीं, वाटर बॉइल्स एट, अभी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां बच्चे मार खा जाते थे। ठीक है, क्या मार खा जाते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ये यहां पर ट्रिक क्वेश्चन है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना बच्चों, ये आप लोग सोचेंगे कि प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, सही है, लेकिन ये कौन से प्रेशर पे होगा, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो कि 180। क्या यहाँ पर 760 था, नहीं, इसमें 750 था। 750 में जब थोड़ा प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है, 99.63। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखें, इसमें बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाले की वैल्यू 99.63 है और सोल्यूशन की बॉइलिंग है 100, मतलब ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट राइज हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि डेल्टा टीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी, डाल दिया फॉर्मूला, ये हो जाती है टीबी सोल्यूशन माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी। अच्छा, पानी का केबी कितना था, 0.52, अभी अभी हम निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या था, ये सब हमेशा ही जिंदगी में कुछ करे ना करे, ये सब तो डिस्टर्ब करते रहेंगे। चलो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी गलती से किसी दिन हो गया तो हम लोग इस मच्छर को याद रखेंगे, इस सिचुएशन को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस 500 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के मास है आपके पास 500, अगर ग्राम्स पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आराम से कट जाती है 2 की वैल्यू। टीबी सोल्यूशन है 100 माइनस 99.63 is equals to 0.52 into number of moles, मतलब मास बाय मोलर मास into 2। चलो, अभी हमके पास मोलर मास है, इसमें 0.37 आ जाएंगे, इसको 0.52 से डिवाइड करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएंगे मास। सो दिस इज द मास ऑफ द सुक्रोज, जो कि आपको चाहिए। सुक्रोज था ना, हाँ सुक्रोज था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52, कुछ गलती हो गई, 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.711 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया 171 मास ऑफ सुक्रोज। अभी अंत वाला कैलकुलेशन चाहिए, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ सुक्रोज इज इक्वल्स टू 0.771 इंटू 171
0.711 इंटू 171, आपकी वैल्यू आ जाएगी 120, so 121 ग्राम ऑलमोस्ट। तो अगर आप 120 ग्राम के करीब, अगर आप लोग 120 ग्राम के करीब डाले, तब जाके आपकी ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यही ये वाला सेशन खत्म हुआ बच्चों। थैंक यू फॉर लिसनिंग अप टू द लास्ट पॉइंट। आई थिंक एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स फिर से क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्फिडेंस। एक चीज मत भूलना कि डेल्टा टीबी को केबी इंटू एम, और केबी की फॉर्मूला क्या थी, आर टीबी नॉट स्क्वायर इंटू क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा इज वेपराइजेशन। अगर मोलर मास और डेल्टा इज वेपराइजेशन हटा दो तो नीचे में आपको क्या आ जाएंगे, वेपराइजेशन। और पानी की वेपराइजेशन लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है, 540 कैलोरीज पर ग्राम। जितना ड्रॉप होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उतने ही क्या बढ़ेंगे बच्चों, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, एकदम मत भूलना। ये बीडब्ल्यूडी की फैमिली है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, टेक्निक की कोई कमी नहीं है। आप आराम से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, रिजल्ट बनाओ, अपन है एक साथ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड डे।